अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस का पता कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस क्या है और ये दिक्कत, ये बीमारी सबसे ज्यादा किन में मुख्य तौर पर देखी जाती है, किन में सबसे ज्यादा रिस्क है। तो फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता किया जाता है। आपके डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आप पहले आपको कोई बीमारी हुई है, आपकी पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं कि अभी आप किसी दवाई का सेवन ले रहे हैं, आपको कोई रिसेंट कोई बीमारी है, कोई भी ऐसे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं, आपको वॉकिंग पैटर्न चेक करते हैं, आपकी गेट ट्रेनिंग देखते हैं, इन सब से पता करते हैं। फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के लिए, BMD। ये बोन डेंसिटी स्कैनिंग एक तरह का एक्सरे है, ये एक तरह का डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टिमेट्री है, डेक्सा जिसे कहते हैं, डेक्सा स्कैन। ये आप पता करता है आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं है और ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत तो नहीं है, इससे इसका पता किया जाता है। तो डेक्सा में दो डिवाइस होती है, एक सेंट्रल डिवाइस, दूसरी पेरिफेरल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस ये स्कैन करता है हमारे कूल्हे की हड्डी को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, इन जो बड़ी बड़ी हड्डियां उनकी मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी को चेक करता है। ये हॉस्पिटल में होता है स्कैन। दूसरा है पेरिफेरल डिवाइस, ये होता है मोबाइल मशीन होती है, यानी इस मशीन को हम ले जा सकते हैं और कैसे भी टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके छोटे छोटे जॉइंट जैसे कि कलाई का जॉइंट, हाथों के जॉइंट, आपकी एड़ी का जॉइंट, हील जॉइंट, हील पेन जिस वजह से आपको होता है, आपके हाथों के जितने भी जोड़ है, पैरों के जितने भी जोड़ है, जितनी भी हड्डियां है, जितनी भी हड्डियां, इन सबका बोन मिनरल डेंसिटी पता करते हैं। अब जब डेक्सा का स्कैन होता है उसके बाद इसका रिजल्ट कैसे पता करते हैं, इसके रिजल्ट में देखते हैं टी स्कोर या फिर जेड स्कोर। टी स्कोर कंपेयर करते हैं आपके पहले बोन मास डेंसिटी, यानी कि जो यंगर होते हैं एडल्ट्स जिनकी बोन मास डेंसिटी बहुत अच्छी है, उससे कंपेयर करते हैं आपके डेक्सा स्कोर को, यानी आपके टी स्कोर को। तो अगर आपका टी स्कोर या जेड स्कोर -1 आया है या फिर 0 आया है, -1 0, तो मतलब आपकी बोन स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं है। अगर आपका -1.1 से लेके -2.4 आया है, तो मतलब आपको थोड़ी बहुत हड्डियों की कमी है, जिसे ऑस्टियोपीनिया कहा है हमने, थोड़ा बहुत बोन डेंसिटी की कमी है। अगर आपका -2.5 आया तो वो इंडिकेट करता है, जैसे -2.5 आया है, -3 आया, -4 आया, तो ये इंडिकेट करता है आपकी हड्डियों में बिल्कुल कमी हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है आपकी हड्डियां, बोन डेंसिटी बहुत कम है, आपको ना के बराबर बोन डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी, और इसका मतलब कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है। तो ये जेड स्कोर, टी स्कोर जो आता है मशीन में, वो कंपेयर करते हैं आपके नॉर्मल पर्सन के बोन मास डेंसिटी से। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, अगर आपकी आती है, तो आपको हर 2 महीने, हर 1 महीने, 2 महीने में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप ये टेस्ट करते रहिए और आप अपना रिजल्ट पहले से कंपेयर करते रहिए। कुछ और टेस्ट भी होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द हील बोन, आपकी एड़ी की जो हड्डी है उसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन करके पता करते हैं कि आपका कितना स्कैन है। ये कॉमन देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड, ये कॉमन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। अब हमने बात की थी बोन मास इंडेक्स के बारे में। हम बोन मास इंडेक्स कैसे चेक करते हैं, तो आपकी जो भी हाइट है वो मीटर्स में देखना है आपको, आपकी हाइट को ही अपनी हाइट से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर आपकी मीटर्स में हाइट 1.7 है तो 1.7 इंटू 1.7 करेंगे, जो आएगा 2.89। तो आपकी जो भी मीटर में हाइट आती है उससे ही उसको मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अपना वेट देखना है, आपका वेट केजी में देखना है, किलोग्राम में। तो आपके वेट को डिवाइड करना है आपका जो हाइट को अपने मल्टीप्लाई करा था। जैसे अगर आपका 53 केजी है वेट, तो 53 डिवाइड बाय आपकी जो हाइट से को मल्टीप्लाई करा था 2.89 जो आया था उसको डिवाइड कर देना है। तो BMI आपका 18.3 आया।
हेल्दी बीएमआई इंडिकेशन होता है बिटवीन होता है 19 से 25 के बीच में। अगर 19 से 25 के बीच में आपका बीएमआई आ रहा है, बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है, तो इसका मतलब आपको दिक्कत नहीं है, आप हेल्दी हो। और अगर 19 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी दिक्कत है। तो अगले वीडियो में हमने बात की थी कि बोन मास डेंसिटी, बोन मास इंडेक्स, इसका कैसे पता किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की है बोन मास इंडेक्स के बारे में। अब ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? महिलाओं में सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है ये पुरुषों के मुकाबले। और जिनकी 65 से ऊपर की एज है उनको सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। किसी भी एज में ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, पर रिस्क है ओल्ड एज वुमेन को। साथ ही साथ जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है, यानी जिनके पीरियड्स रुक गए हैं 45 से पहले ही, जिनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है मेनोपॉज से पहले, तो उनको बोन डेंसिटी की दिक्कत आती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। फिर है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन, उनकी कमी होनी बॉडी में, इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर आपको फ्रैक्चर हो रखा है पहले से ही बहुत बार, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है। जो वाइट पीपल्स होते हैं या फिर एशियन पीपल्स, इंडियंस में, मतलब इंडियंस में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत देखने गई है, मतलब एथनिक ग्रुप से ये। हाइट एंड वेट, बीइंग ओवर 5 फीट एंड 7 इंचेस, यानी जिनकी 5 फीट 7 इंच से ज्यादा ऊंची है लंबाई, तो उनको ये दिक्कत देखने को मिलती है, यानी 125 पाउंड से ज्यादा जिनका वेट है उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर आपको फैमिली में कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री या ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है तो आपको भी ये दिक्कत हो सकती है, तो आपको भी इसमें रिस्क हो सकता है। फिर है कुछ मेडिकल कंडीशन, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर है एक तरह का, पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर होना, हाइपरथायरॉइड होना, थायराइड बढ़ना, थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना, पैराथायरॉइड हार्मोन का बढ़ना, या फिर सीलिएक डिजीज होना जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होने लगते हैं, या फिर एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बॉडी में कम होना। तो इन सब कारणों की वजह से भी रिस्क है आपको ऑस्टियोपोरोसिस का। तो जिनको ये दिक्कत है, जिनको इनकी कमी है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा देखा जाता है। फिर मेडिकेशंस, जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स लेते हैं लंबे समय तक 3 महीने से ज्यादा, जैसे प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, उनमें रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस के। थायराइड हार्मोन्स जो लेते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। एंटीकोगुलेंट्स, ब्लड थिनर्स जो लेते हैं हेपारिन, वारफेरिन, उनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी सबसे ज्यादा रिस्क है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो यूज करते हैं, एंटासाइड्स है एक तरह का, उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है। एंटीडिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस जो लेते हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, रेटिनॉइड मेडिकेशंस जो लेते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है बोन मिनरल डेंसिटी की कमी होने का, यानी हड्डियों की कमी होने का। फिर है कुछ रिस्क फैक्टर्स, जैसे और मेडिसिन, जैसे डायूरेटिक्स जो लेते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन, या फिर जो एरोमेटाज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, या फिर जो लोग कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स लेते हैं, जैसे लेट्रोजोल, ब्रेस्ट कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो इन जो ये मेडिसिन लेते हैं, जो इन मेडिकेशन लेते हैं, तो उनमें रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस मेडिसिन से देखा गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी स्टीरॉइड्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है सबसे ज्यादा। अब ये लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइफस्टाइल, अगर आपकी हैबिट सही नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, बैड रूटीन है जिसमें आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो उनमें सबसे ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का। जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ जो एरिया सही नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, हाइजीन अच्छा नहीं है, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है। जो लोग लंबे देर तक खड़े रहते हैं, फिर लंबे देर तक बैठे रहते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, जैसे जो लंबी देर तक खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स या फिर जो डांसर्स होते हैं, जिनकी बॉडी का वेट बार बार पैरों पे आता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क है। जो भारी भारी सामान उठाते हैं, अपना पोस्चर सही नहीं रखते, जो ज्यादा रनिंग जंपिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है। जो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस के। जो तंबाकू का सेवन करते हैं,
सिगरेट स्मोकिंग यूज करते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ये हमने बात की थी किन लोगों में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी देखी गई है, किन में सबसे ज्यादा ये दिक्कत देखी जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के बारे में, इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको है तो आप इसका घर पे कैसे ध्यान रख सकते हैं।